The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में वेज गुड मॉडल है क्या। वेज गुड मॉडल, यहां से मॉडल शुरू होता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? वेज गुड मॉडल के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे कि इनकम मल्टीप्लायर कैसे होता है और बाकी सब चीजें कैसे होती हैं। ये है वेज गुड मॉडल्स। अब हम वेज गुड मॉडल को पढ़ेंगे। तो वेज गुड मॉडल्स का सबसे पहले प्रीफाइज करते हैं। वेज गुड मॉडल में उन्होंने सबसे पहली चीज जो बोली वो ये बोली कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए है क्योंकि बिकॉज देयर इज अ ह्यूज वेज गुड गैप। ह्यूज वेज गुड गैप है। वेज गुड गैप का क्या मतलब है? मतलब ये कि वेज गुड का जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है, यानी कि डिमांड सप्लाई मिसमैच है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी होता है। अगर आपने थोड़ा भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, माइक्रो का अगर आपको बेसिक भी नॉलेज है, तो इक्विलिब्रियम तीन कंडीशन होती हैं। इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम होता है तो इक्विलिब्रियम में डिमांड सप्लाई के इक्वल होता है। जब डिमांड सप्लाई के इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। जब डिमांड सप्लाई के इक्वल नहीं होता है उसमें दो कंडीशन होता है। एक आपका होता है डेफिशिएंसी, एक आपका होता है सरप्लस। सरप्लस कब होगा? जब सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से। डेफिशिएंसी कब होगा? जब डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई से। ठीक, तो यहां पे डिमांड ज्यादा है तो हमारी डेफिशिएंसी है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, हमको इतना तो समझ में आ गया कि वेज गुड गैप मॉडल में वेज गुड का एक डेफिशिएंसी है। तो अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन सिंपल है। अगर हमारे पास वेज गुड नहीं है तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वेज गुड। वेज गुड के प्रोडक्शन को आप बढ़ा दीजिए। बहुत सिंपल, वेरी बेसिक मैम। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे वेज गुड्स का तो सप्लाई बढ़ जाएगा। इतने में तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। किसी को है प्रॉब्लम? इतना नहीं समझ में आया? ठीक, अब हमको ये देखना है कि ये सप्लाई गुड का कैसे बढ़ेगा। टू इंक्रीज रैपिड सप्लाई ऑफ वेज गुड्स व्हाट वी नीड टू डू, हमको अपना कैपिटल इधर डाइवर्ट करना पड़ेगा। यानी कि अभी तक जो हम बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज में लगा रहे थे, अब हमें अपना कैपिटल कहां लगाना पड़ेगा? इधर लगाना पड़ेगा। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपना प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। प्रोडक्टिव कैपेसिटी मस्ट बी एक्सपेंडेड। प्रोडक्टिव कैपेसिटी मस्ट बी एक्सपेंडेड। आप अपना प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एक्सपेंड कीजिए। जब आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एक्सपेंड करेंगे तो आप जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें आप किसको प्रायोरिटीज देंगे? आप प्रायोरिटीज दीजिए, आप एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दीजिए, आप वेज गुड्स को प्रायोरिटीज दीजिए। ठीक है, आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कीजिए, आप वेज गुड का प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाइए और आप कैपिटल गुड का भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाइए। पर आप उसी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाइए विच विल बी यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेज गुड्स। फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेज गुड, इतना समझ में आया? इतना हम कर सकते हैं, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेज गुड। ठीक है, यानी कि जितना भी हमने एक नेशनल इनकम है हमारा, उसमें हमारा कुछ सेविंग्स हुआ, तो सेविंग्स का जो हमारा हायर प्रोपोर्शन है, दैट हायर प्रोपोर्शन शुड बी डेविएटेड टुवर्ड वेज गुड्स। ठीक है, तो वेज गुड्स कॉम्प्लेक्स में हमको इन्वेस्ट करना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि एक कंजम्पशन मल्टीप्लायर हमने पढ़ा, या फिर हम बोल सकते हैं
रियल इनकम मल्टीप्लायर हमने पढ़ा। रियल इनकम मल्टीप्लायर जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि किस तरीके से वेज गुड मल्टीप्लायर हमने पढ़ा। अब अगर हमने लेट्स से कोई भी इंडस्ट्री लगाई, उस इंडस्ट्री में लेट्स से हमने कोई भी इंडस्ट्री लगाई, उस इंडस्ट्री में वेज गुड बन रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, लोगों ने वेस्ट गुड को खरीदा क्योंकि उनके पास पैसा आ गया। भाई सिंपल सी बात है, पहले मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं एक टी शर्ट खरीदती थी, अब मेरे पास पैसा है मैं 10 टी शर्ट खरीदूंगी। तो वेस्ट गुड्स उन्होंने उसका डिमांड बढ़ाया, वेस्ट गुड्स उन्होंने खरीदना शुरू किया। जब उन्होंने वेस्ट गुड्स खरीदा तो उसका सर्टेन पार्ट ऑफ प्रॉफिट फिर से इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गया, उसने फिर से किया। तो ये जो प्रोसेस है चलता रहेगा एंड दिस इज नोन एज द मल्टीप्लायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा वेज गुड मॉडल्स क्या है। क्विकली देखते हैं कि वेज गुड मॉडल्स में क्या है। वेज गुड मॉडल में सबसे पहले हमने बोला कि जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसीलिए है क्योंकि ह्यूज वेज गुड गैप है, यानी कि जो वेज गुड गैप है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है। तो उसको कैसे बढ़ाया जाए कि सप्लाई को बढ़ाए। सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे कि हम जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको बढ़ाए। प्रोडक्टिव कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ाएंगे कि जो हमारा सेविंग्स है उनको हम उस तरफ डाइवर्ट करें। प्रोडक्टिव कैपेसिटी किस किस में बढ़ाए? एग्रीकल्चर में बढ़ाए, वेस्ट गुड में बढ़ाए, कैपिटल गुड्स में बढ़ाए, जिससे रियल इनकम मल्टीप्लायर का इफेक्ट सेट इन होगा और हमारा जो कंट्री है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। अब हमें यह देखना है कि हमें वेज गुड मॉडल को अडॉप्ट करने की जरूरत क्या है। वाई वेज गुड मॉडल, क्यों हमको वेज गुड मॉडल चाहिए बताइए। सबसे पहले अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के रिसोर्सेस हैं, उन इन्वेस्टमेंट के रिसोर्सेस में, ठीक है बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है दैट विल बी हायर इफ इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट जो है वो हायर होगा अगर हम ज्यादा प्रायोरिटी गुड सेक्टर को दें। इफ हाई प्रायोरिटी गिवन टू गुड सेक्टर्स, इसीलिए हमको करना चाहिए। ठीक है, दूसरा हायर ग्रोथ रेट क्यों आएगा? क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशो बहुत कम है। कैपिटल आउटपुट रेशो बहुत कम है, यानी कि कंपेयर टू हैवी गुड्स, वो तो आप लिख ही लेंगे। कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब यह है कि हम कम पैसों में, कम कैपिटल में ज्यादा आउटपुट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक, कम कैपिटल में ज्यादा आउटपुट को हम ग्रो कर सकते हैं। राइट, समझ में आया? अगर हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हमारा 15% का है, तो अगर हम इसमें बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो वो 4% से ज्यादा का ग्रोथ नहीं आ पाएगा। बट अगर हम इनकी बात करें तो ग्रोथ बहुत इजीली 6 to 7%, बहुत इजीली 6 to 7% का ग्रोथ रेट हमको मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो वेज गुड सेक्टर है उसमें कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो बहुत कम है, यानी कि बहुत कम कैपिटल में आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो। बहुत ज्यादा फॉरेन एड की जरूरत नहीं होगी, फॉरेन रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होगा, यानी कि फॉरेक्स रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होगा। फॉरेक्स रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होगा तो बीओपी हमारा बिल्कुल निग्लिजिबल होगा। ठीक है, बीओपी हमारा निग्लिजिबल हो गया। ठीक, दूसरा जो वेज गुड्स हैं जैसे कि लेट्स से टेक्सटाइल हो गया और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के वो हो गए, फूड प्रोसेस्ड जो हो गया, और क्या होता है उसमें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए,
और फार्मास्यूटिकल्स हो गए, मेडिसिन वगैरह, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब का ना एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत हाई होता है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत हाई होता है इन सब गुड का। ज़्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल का क्या मतलब है? ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग। एक्सपोर्ट अर्निंग भी आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो बीओपी है वो क्या हो सकता है? सरप्लस हो सकता है, और इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारा डॉलर और हमारा रिजर्व बेटर हो सकता है। ठीक, इतना समझ में आया? और ये जो हमारा बीओपी सरप्लस होगा, ये जो हमारा जब हमने एक्सपोर्ट किया और हमारे पास पैसा आया, इस पैसे को हम यूज कर सकते हैं बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज को बनाने में। पैसे को यूज कर सकते हैं बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज को बनाने में। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ओपन एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन और जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर हमने विलेज में ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लगा दिया, तो कुछ लोग जो एग्रीकल्चर में काम करते थे उनको अब एम्प्लॉयमेंट यहाँ भी मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अगर उनको यहाँ पे मिल जाएगा तो काइंड ऑफ इनका जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में हेल्प मिलेगा। और जो है इसकी वजह से क्या होगा, एक हमको इंक्रीज अमाउंट ऑफ वेस्ट गुड्स भी बोल सकते हैं, या फिर सर्कुलेटिंग कैपिटल भी मिल जाएगा। जैसे कि आप अगर इंडिया में बात करें तो बहुत सारे कोऑपरेटिव्स हैं, तो कोऑपरेटिव्स का जो ग्रोथ हुआ है वो इसी कॉन्सेप्ट्स की वजह से हुआ है कि सब लोग मिलके कर लेते हैं। ठीक, अब हमको ये देखना है कि इससे इसका सेकंड और लास्ट पॉइंट क्या है कि जो एग्रीकल्चर है, अगर एग्रीकल्चर ग्रो होगा, अगर हमने एग्रीकल्चर को ग्रो कराया, एग्रीकल्चर की ग्रोथ खुद पे खुद इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को बूस्ट करेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर्स के जितने भी वो हैं रॉ मटेरियल्स हैं, या जिसके भी हमको रिक्वायरमेंट्स हैं एग्रीकल्चर को करने के लिए, फार्मिंग को करने के लिए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज से फुलफिल होती हैं। इंडस्ट्रीज से फुलफिल होती हैं। जैसे कि हमको किस किस चीज़ के लिए, बेसिक मैं आपको बता देती हूँ, हमको ट्रैक्टर्स चाहिए, हमको इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए पंप्स चाहिए, हमको फर्टिलाइजर्स चाहिए, हमको पेस्टिसाइड्स चाहिए। फिर उसके बाद में हमारा जो एग्रीकल्चर बना उसका हम जो आउटपुट है उसको हम बेच सकते हैं, which will help in developing of industries। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम इसको क्रिटिकली इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जैसा मॉडल बता रहा है एक्चुअल में वैसा पॉसिबल है या नहीं। तो अब हम देखते हैं क्रिटिकल इवेल्युएशन, देखते हैं किस तरीके से क्रिटिकली एनालाइज इसको हम कर सकते हैं। इनकम बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ा तो डिमांड फॉर फूड गेन प्रोडक्शन बढ़ेगा। डिमांड अगर फूड गेन प्रोडक्शन बढ़ा तो किसी भी चीज का अगर डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस राइज होता है। प्राइस राइज हो गया तो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है कि पहले जो पुअर थे, पुअर से रिच की तरफ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, अब जो पुअर हैं उनसे जो ज्यादा पुअर नहीं है, नॉट सो पुअर, या एक जो जिनका एक बेसिक इनकम है उनकी तरफ हमारा जो वो है वो डाइवर्ट हो गया। ठीक, मैंने बताया था कि अगर हमें एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर चाहिए
तो एम्प्लॉयमेंट अगर हम आउटसाइड एग्रीकल्चर देख रहे हैं तो उसकी बेसिक कंडीशन ये होती है बेटा कि हमारे पास खाने के लिए हो। अगर खाने के लिए भी सफिशिएंट नहीं होगा तो हम फसल ही उगाएंगे ना, हम जॉब थोड़ी ना करेंगे। तो जो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करती है फूड सरप्लस पे। फूड सरप्लस का दो ही तरीका है, फूड सरप्लस का दो तरीका है। सबसे पहला जो तरीका है वो है कि या तो प्रोडक्टिविटी पर हेड बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी पर हेड बढ़ जाए, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि कंजम्पशन पर हेड ऑफ पर्सन, वो इतना हम उसको रेगुलेट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास एक बैटर ये है कि हम प्रोडक्टिविटी पर हेड बढ़ा दें, यानी कि एक इंसान जितना प्रोडक्टिव है उतना हम उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें। अगर वो 1 घंटे में पहले 100 आवर्स का आउटपुट दे सकता था, वो 120 आवर्स का दे पाए। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं इसमें, ठीक। अब इसका हम ये देखते हैं कि ये हमने क्रिटिकली एनालाइज कर लिया, हमारी ये प्रॉब्लम है, इतना हमको समझ में आ गया। लेकिन कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन बताइए मुझे मैम। तो देखिए, कंक्लूजन जो है वो सबसे अच्छा जो कंक्लूजन है वो प्रोफेसर दंतवाला ने दिया है। प्रोफेसर दंतवाला जो है, इनको हम बार बार इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इनका एनालिसिस बहुत काम आने वाला है। तो जो प्रोफेसर दंतवाला है, उन्होंने बोला कि ये हमारी गलती है कि हम कैपिटल गुड्स और वेस्ट गुड्स को अलग अलग लेके चलते हैं। कैपिटल गुड्स और वेस्ट गुड्स अलग अलग नहीं है, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि कैपिटल गुड्स और जो वेस्ट गुड्स हैं, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, rather they are complementary। क्या है वो? कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि जो वेस्ट गुड है वर्सेस कैपिटल गुड, ये अपने आप में ही फॉल्स नोशन है। हम वेस्ट गुड वर्सेस कैपिटल गुड्स कर ही नहीं सकते हैं, दोनों का अपना अलग अलग एम्फेसिस है और दोनों को अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में काम करना चाहिए। मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। Professor Dantwala says that it is a mistake to consider capital goods and waste good as exclusive and unrelated categories। उन्होंने बोला कि ये exclusive नहीं है, unrelated नहीं है। Anyone who studies the composition of inputs needed for transformation of agricultures, अगर हमको ये पता लगाना है कि ऐसे कौन से आउटपुट है जिनसे हम एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो आराम से इस इंटरकनेक्शन को अप्रिशिएट कर सकते हैं। उनको पता होगा कि अगर हमको अपने एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमको अपना इंडस्ट्री चाहिए ही चाहिए। बिना इंडस्ट्रीज के हेल्प से हम एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। Thus to talk of waste good versus capital good is a false issue। ये एक false issue है and an unrealistic approach। ये unrealistic approach है। हमको एग्रीकल्चर सेक्टर इधर है, हमारा इंडस्ट्री इधर है और हम दोनों को अलग अलग करते हैं। नहीं, there has to be an holistic integrated approach which will increase the production of capital goods as well as which will focus on the agriculture sector too। तो दोनों पे हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है और हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा एग्रीकल्चर पे होना चाहिए। स्टार्टिंग में वंस वी गेट द सेल्फ सफिशिएंट देन वी शुड फोकस फॉर द मोर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, देन वी शुड फोकस फॉर द heavy industries, then we should focus on the different domains। ठीक, since both are needed to generate employment, दोनों ही जरूरी है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। कैपिटल गुड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिव। अगर एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है देन वी नीड्स कैपिटल गुड्स एंड वेस्ट गुड्स आर नीडेड टू फीड द वर्कर्स। कैपिटल गुड्स हमको चाहिए कि हमारा जो वर्कर है वो प्रोडक्टिव हो जाए, वेस्ट गुड हमको चाहिए कि वो इंसान फीड हो जाए, उसको खाना तो मिल जाए। तो कैपिटल और वेस्ट गुड के बीच की लड़ाई पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों अपना एक सेपरेट डोमेन है और ये ऐसा नहीं है कि हम दोनों को अलग कर सकते हैं, हमको एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। तो आपको क्या लिखना है?
देखिए महालनोबिस मॉडल पढ़ा दिया, ग्रोथ मॉडल पढ़ा दिया, एग्जाम में इनका कंपैरिजन आ सकता है, सिमिलैरिटीज आ सकती हैं, डिसिमिलैरिटीज आ सकती है, आप आराम से लिख देंगे। और आप अब जब हम आगे 5 ईयर प्लानिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने बेसिक गुड इंडस्ट्रीज वाला मॉडल कब से अप्लाई किया, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके वो है। लेकिन कंक्लूजन जो मैंने आपको बताया है, कंक्लूजन में अगर आप प्रोफेसर दंतवाला का नाम लिख देंगे और उनके हिसाब से कंक्लूजन लिख देंगे, देन इट विल बी वेरी गुड। ठीक। सेकंड, आप न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर में ना डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट राइटर्स, इकोनॉमिस्ट के और पर्सपेक्टिव्स निकलते हैं। वो पर्सपेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन पर्सपेक्टिव्स को नोट करते जाइए। जहां भी कहीं क्वेश्चन में एनालिटिकल पार्ट आपको मिले आप उसको इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले।